हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि देश कौन है। इसका ऑप्शन है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर 2 फिजी, ऑप्शन नंबर 3 त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले इसके महत्व क्या है। 9 जनवरी 1915 में इसी दिन भारतीय महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसे महान प्रवासी माना जाता है। इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2003 में हुआ था, जिसे प्रति वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसे प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है। 2025 के मुख्य अतिथि होंगे त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वर्ष 2025 की थीम देख लेते हैं। इसका थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। इस साल अवार्ड दिए जाएंगे। ये अवार्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भारतीय माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उन प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों या अप्रवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन संस्था को प्रदान की जाते हैं, जिन्होंने भारत और विदेशों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की है। इस वर्ष कुल 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। इसका स्थान होगा भुवनेश्वर। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित होगा। इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में 2003 में 9 से 11 जनवरी तक हुआ था और 17वां सम्मेलन 2023 में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इंदौर में। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आकाश त्रिपाठी, ऑप्शन 2 शुभू ठाकुर, ऑप्शन सी फैज़ अहमद किडवई, ऑप्शन डी आशुतोष अग्निहोत्री। इसका सही ऑप्शन है फैज़ अहमद किडवई, ऑप्शन नंबर 3। फैज़ अहमद किडवई एक सीनियर आईएएस अफसर है, जिन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्त समिति के द्वारा। इस पद पर पहले विक्रम देवदत्त थे, जिन्हें अब कोयला मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। नागरिक विमान महानिदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यहाँ हम देख सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, पर्सनल लाइसेंसिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग, लीगल अफेयर्स, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम, इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ साथ अन्य कार्य भी होते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। किसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस पहला ऑप्शन है आकाश त्रिपाठी, दूसरा है कमल किशोर सोन, तीसरा है फैज़ अहमद किडवई और ऑप्शन नंबर डी है आशुतोष अग्निहोत्री। इसका सही ऑप्शन है आशुतोष अग्निहोत्री। ये एक आईएएस ऑफिसर है, जिसे कैबिनेट नियुक्ति समिति ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। यह वर्तमान में गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। अब जानते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम क्या है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है। यह एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1965 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत किया गया था। इसका गठन मुख्य रूप से अनाज, विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी के लिए किया गया था। साथ ही 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य पर निर्धारित करने की सिफारिश करना था। FCI का प्राथमिक कार्य खाद्य का अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। अगला न्यूज़ देखते हैं। कौन सा देश श्रीलंका को श्रीलंकन रुपीस 290 मिलियन प्रदान करेगा और क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत श्रीलंकाई रुपीस 290 मिलियन उत्तरी प्रांत में स्थित करेन नगर बोट यार्ड के विकास के लिए प्रदान करेगा। यह जानकारी भारतीय उच्चायोग ने दी है। इस प्रोजेक्ट में सी नोर फाउंडेशन लिमिटेड के करेन नगर बोट यार्ड का पुनर्वास किया जाएगा, जो वित्त योजना आर्थिक विकास मंत्रालय के तहत पंजीकृत है और मछली पालन, जल और समुद्री संसाधन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
अगला न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में चीन ने तिब्बत में सांगपो रिवर पर दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण को मंजूरी दिया है। यह प्रोजेक्ट और इसके भारत पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यह इस परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 गोर्गेस डैम से 3 गुना अधिक बिजली उत्पादन करेगा। सांगपो, ऑप्शन नंबर 2 है, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग कहा जाता है, और असम में यह दिबांग लोही जैसी सहायक नदियों से जुड़कर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3, यह परियोजना भारत में जल प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी, चीन ने पहले ही मौजूदा समझौते के तहत भारत के साथ पूरे वर्ष जल प्रवाह के बारे में डेटा साझा करने को सहमति व्यक्त की है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन डी और सी ये दोनों गलत है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दिया है। यह प्रोजेक्ट तिब्बत में ग्रेट यू बेंड के पास मेडोंग काउंटी में बनाई जाएगी। हम यहाँ इसे मानचित्र से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नदी जो है सांगपो नदी, यहाँ पे एक यू आकार का बेंड करता है, मुड़ता है, और ये मुड़ करके फिर ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम के तहत आता है, और जहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है इसे हम सियांग कहते हैं, और फिर ये असम में दिबांग लोही जैसी नदियों की सहायक नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और फिर यही नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। इसे कुछ चिंताएं व्यक्त भी की है भारतीय उच्चावच और लेखकों के द्वारा कि चीन को द्वारा इस तरह के बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, इसके वजह से इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों और उनके जीवन यापन पर और सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया के सबसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भी है और भूकंपीय रूप से भी संवेदनशील है। अगर हम देखेंगे तो भूकंपीय रूप से भी संवेदनशील ये क्षेत्र कहलाता है। एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 2004 में हिमाचल प्रदेश के पास तिब्बत में हिमालय में एक लैंडस्लाइड घटना हुई थी, जिसने पारेचू झील का निर्माण किया था, जो बाद में 2005 में फट गया और सतलज नदी के पानी की बड़ी मात्रा को बहा के ले गया। इस तरह के और समस्याओं का भी कुछ लेखकों का कहना है कि किसानों, सिंचाई और अन्य वाटर सप्लाई पे भी असर पड़ेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि प्रयागराज के हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़क पर 84 लाल बलुआ पत्थर के स्तंभों की स्थापना की योजना बनाई गई है महाकुंभ मेले के संदर्भ में। ये 84 स्तंभ के द्वारा जीवन के कौन कौन से 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ को दर्शाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 4 आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, और 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, तप आश्रम। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ज्ञान, योग, भक्ति। ऑप्शन नंबर डी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 4 स्तंभ को आस्था का स्तंभ कहा गया, जिसे मोक्ष प्राप्ति का प्रतीकात्मक मार्ग भी कहा जा रहा है। मोक्ष प्राप्ति का इसे हम याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आस्था का स्तंभ या मोक्ष प्राप्ति का प्रतीकात्मक मार्ग। इन स्तंभों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो राजस्थान के बंसी बहारपुर से लाए गए। इन्हें 4 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में 21 स्तंभ होंगे और इनके माध्यम से 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, और 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों पर होता है, ये रोटेशनल शिफ्ट में। जैसे कि पहला स्थान देखते हैं कि हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम के स्थल पे। यह प्रत्येक मेला सूर्य, चंद्रमा और
बृहस्पति के विशेष खगोलीय स्थिति के अनुरूप आयोजित होता है जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र समय को चिन्हित करता है। अगला न्यूज़ है, हाल ही में बिहार के 42वें और केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन राजेंद्र विश्वनाथ कालेलकर और श्री अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन नंबर बी आरिफ मोहम्मद खान और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन नंबर सी श्री गुलाब चंद्र कटारिया और राजेंद्र विश्वनाथ कालेलकर। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र विश्वनाथ कालेलकर और आरिफ मोहम्मद खान। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर और राजेंद्र विश्वनाथ कालेलकर केरल के गवर्नर के रूप में शपथ लिए। इनके शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है करंट अफेयर से, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले कौन से खिलाड़ी? चार ऑप्शन है। पहला मनु भाकर, दूसरा हरमनप्रीत सिंह, तीसरा डी गुकेश और चौथा परवीन कुमार। इनमें से सही विकल्प कौन है? तो पहला 1 और 2, दूसरा केवल 1 केवल 2 और 3, तीसरा है 1 2 3 सभी हैं और चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 4। तो सही ऑप्शन हम इसे मानेंगे 1 2 3। ये चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। युवा और खेल मंत्रालय ने 2000 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। चार खेल रत्न पुरस्कारों के अलावा मंत्रालयों ने 32 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जिनमें से 17 पैरा एथलीट्स हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 पाने वाले विजेता हैं श्री गुकेश डी, जिन्हें चेस के लिए दिए जाएंगे। दूसरा है श्री हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी से संबंधित रख। तीसरा है परवीन कुमार, पैरा एथलीट्स। और चौथा है मनु भाकर, शूटिंग से। ये 4 को दिए जाएंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। ये ध्यान रखेंगे, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। और गुकेश ने, जो 18 वर्ष के हैं, पिछले महीने सिंगापुर में आयोजित शतरंज में डिंग लिरेन को हराकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गया है। कुछ खेल रत्न देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में और किनको दिए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए पिछले 4 वर्षों में खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसे दी जाती है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, नेतृत्व करने वाले और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी जाना जाता है, उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल करियर से संन्यास के बाद भी खेलों के प्रचार में योगदान दिया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है, अर्थात खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। ये कोच को याद रखेंगे, ये कोच के लिए सिर्फ गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य, जो लगातार उत्कृष्ट और योग्य कार्य करते हैं और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। विश्वविद्यालयों को ये दी जाती है ये पुरस्कार जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर।